गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आप सभी का पिनाइकल पब्लिकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। मैं सुरेश धर दुबे पुनः आप लोगों के समक्ष एसएससी जनरल स्टडी के अंतर्गत ज्योग्राफी सेशन को लेकर के उपस्थित हूं। इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से जनरल स्टडी की तैयारी हेतु इंग्लिश और हिंदी मीडियम में बुक अवेलेबल कराई गई है। यहाँ पर 6500 प्लस क्वेश्चन का कलेक्शन चैप्टर वाइज क्रम में किया गया है, जिसका एनालिसिस बहुत बेहतर ढंग से किया गया है। तो आप अपनी भाषा की सुविधा के अनुसार बुक का चयन करें और अपने एग्जाम को बेहतर करने का पूरा प्रयास करें। आई होप यू वेल एंड फाइन। तो लेट्स द स्टार्ट क्लास। यहाँ पर जो टॉपिक हमारा चल रहा है, एक क्लास है ज्योग्राफी का, जिसके अंतर्गत जो हमारा प्रेजेंट टॉपिक है, ये टॉपिक है पॉपुलेशन, जनसंख्या। इसके कुछ प्रश्न को हम लोग प्रीवियस एपिसोड में देख चुके हैं। यहाँ पर जो शेष प्रश्न है उसकी चर्चा इस एपिसोड में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आइए हम लोग प्रश्नों का यहाँ पर डिस्कशन प्रारंभ करते हैं। यहाँ पर जो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा गया है, इसको ध्यान से आप देखें। अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011 द परसेंटेज ऑफ अर्बन पॉपुलेशन इन इंडिया इज। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में शहरी जनसंख्या का प्रतिशत है, जैसा आप लोग देख रहे हैं प्रीवियस एपिसोड में इस पर क्वेश्चन पूछा गया है और ये क्वेश्चन एक प्रकार से रिपीट है, और इसलिए जो नेक्स्ट हमारे एग्जाम होंगे वहां पर भी इस प्रकार के प्रश्न क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसलिए आपको इस पर्टिकुलर सीरीज को ध्यानपूर्वक याद रखना है। साथ में पुस्तक में दिए गए मटेरियल को भी आपको लर्न करना है। यहां पर जो आंसर होगा ये होगा 31.16%। ये अर्बन पॉपुलेशन है ऑफ इंडिया, एंड जो रूरल पॉपुलेशन ऑफ इंडिया है यह कितनी है, 68.8%। तो आंसर इज सी करेक्ट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है एज पर सेंसस 2011 व्हाट इज द टोटल फर्टिलिटी रेट इन इंडिया, प्रोवाइड एन अप्रोक्सीमेट रेंज। यहां पर कह रहा है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में कुल प्रजनन दर, टोटल फर्टिलिटी रेट कितनी है, अनुमानित सीमा प्रदान करें। ऑप्शन क्या लिखा गया है? पहला ऑप्शन है 3.1 टू 3.9, सेकेंड ऑप्शन है 2.1 टू 2.9, थर्ड ऑप्शन है 4.1 टू 4.9, फोर्थ ऑप्शन है 5.1 टू 5.9। फर्टिलिटी रेट का तात्पर्य क्या होता है, पहले तो यह स्पष्ट हो जाए। फर्टिलिटी रेट का तात्पर्य होता है कि यह एवरेज प्रति फीमेल कितने बच्चे को जन्म देती है ऑल ओवर इंडिया। अगर मान लेते हैं पूरी इंडिया की पॉपुलेशन में जो फीमेल पॉपुलेशन है, अगर सपोज दैट 67 या 68 करोड़ है, तो प्रति महिला, प्रति फीमेल जो बच्चों को जन्म देती है, जो एवरेज निकलता है, उसी को कहते हैं फर्टिलिटी रेट। यहां पर जो इंडिया का फर्टिलिटी रेट वर्तमान में है, यह पूछ रहा है कि इस रेंज में यहां पर आता है। रेंज है 2.1 से 2.9। इस रेंज में है इंडिया का करंट फर्टिलिटी रेट। कितना है? 2.1 से 2.4। वैसे अगर फर्टिलिटी रेट देखा जाए इंडिया के कितना है, तो लगभग 2.4 है। अर्थात एक महिला पूरे जीवन काल में 2.4 बच्चे को जन्म देती है। तो इसका तात्पर्य ये मत समझिएगा कि परसेंटेज में भी बच्चे का जन्म होगा, क्या नहीं। यहां पर यह एवरेज आकलन है। इसका तात्पर्य है कि कोई फीमेल 2 बच्चे को जन्म देगी, तो कोई 5 को, कोई 3 को, कोई 1 को। तो यहाँ पर जो एवरेज निकलेगा यह 2.4 के आसपास आएगा। तो यहाँ पर रिजल्ट जो है यह है बी इज करेक्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर लिखा गया है अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011 व्हाट इज द टोटल लिटरेसी रेट इन इंडिया अप्रोक्सीमेटली। मीनिंग क्या है? 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में कुल साक्षरता दर लगभग कितनी है। ऑप्शन क्या यहां पर है? 65%, 64%, 65%, 74%, 62% एंड 81%। तो यहां पर करेक्ट आंसर जो होगा ये हो जाएगा बी, 74%। अगर हम एक्चुअल में देखें भारत का जो लिटरेसी रेट है वह है 73%। इंडिया का जो करेक्ट लिटरेसी रेट है वो कितना है? 73%। लेकिन यहां पर नियर अबाउट जो ऑप्शन है वो कितना है? 74 है। इसलिए यहां पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी इज करेक्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन
और अगर पूरे इंडिया की बात करें सर्वाधिक लिटरेसी रेट किस स्टेट की है, तो आपको कौन सा मिलता है? केरला है। केरला का लिटरेसी रेट मैक्सिमम है ऑल ओवर इंडिया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, द लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव ऑफ नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी 2000 इज अचीव a stable population by with sustainable economic growth, social development and environmental protection। इसका तात्पर्य क्या है? मीनिंग, राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 का दीर्घकालीन उद्देश्य वर्ष तक अस्थायी आर्थिक विकास, सामाजिक विकास और पर्यावरण संरक्षण के साथ देश की आबादी को स्थिर रखना है, स्टेबल बनाना है। क्या करना है? स्टेबल बनाना है। यहां पर एक लिंक हमको क्या है? पॉपुलेशन को स्टेबल करना है। किस वर्ष तक? अकॉर्डिंग टू किसके अनुसार? तो यहां पर देखना है नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसीज के अनुसार। ये पॉलिसी कब की है? तो 2000 की। तो यहां पर आपसे प्रश्न इससे भी पूछा जा सकता है कि भारत का जो राष्ट्रीय जनसंख्या नीति है ये कब की है? तो आपको आंसर देना होगा ये 2000 की। और इसने एक प्लान किया है कि हमको जनसंख्या को स्थिर करना है। वह ईयर कौन सा है? ऑप्शन क्या यहां पर है? पहला ऑप्शन है 2045, सेकंड ऑप्शन है 2035, थर्ड ऑप्शन है 2025, फोर्थ ऑप्शन है 2055। तो करेक्ट आंसर इज 2045 तक भारत का जो प्लान है किसके अनुसार? यहां पर ध्यान रखिएगा, नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसीज के अनुसार स्थिर करना है अपनी जनसंख्या को। साथ में यहां पर पर्यावरण को भी संरक्षित करना है, सामाजिक विकास को भी सुनिश्चित करना है और आर्थिक विकास को भी क्या करना है? बेहतर करना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है which of the following factors affect distribution of population? निम्नलिखित में से कौन से कारक जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करते हैं? जो जनसंख्या का डिस्ट्रीब्यूशन होता है ऑल ओवर इंडिया, आप देखते हैं किसी स्टेट में पॉपुलेशन का कंसंट्रेशन ज्यादा होता है, किसी स्टेट में पॉपुलेशन का कंसंट्रेशन कम होता है। इसके पीछे रीजन क्या है? ऐसा क्यों होता है? पूरे ऑल ओवर इंडिया में पॉपुलेशन एक समान क्यों नहीं है? कहीं पर डेंसिटी ज्यादा तो कहीं पर डेंसिटी कम। रीजन क्या है? वो रीजन यहां पर दिया है और आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन से रीजन यहां पर हैं जो वेल डिफाइन करते हैं किसको? पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन को ऑल ओवर इंडिया। ऑप्शन क्या यहां पर है? यहां पर है क्लाइमेट। क्या क्लाइमेटिक कंडीशन पॉपुलेशन को कंट्रोल करती है कि कहां की पॉपुलेशन कैसी हो? निश्चित तौर पर कंट्रोल करती है। क्लाइमेट के अनुसार ही टेम्परेचर का निर्धारण होता है, क्लाइमेट के अनुसार ह्यूमिडिटी का निर्धारण होता है और इसी के अनुसार वहां का सॉइल होती है, वहां का वेजिटेशन होता है। तो जैसा क्लाइमेट वैसा वहां की पॉपुलेशन भी होती है। अब डेजर्ट रीजन ले लो, कोई मान लेते हैं लेह लद्दाख का रीजन ले लो या टुंड्रा प्रदेश ले लो, तो वहां का क्लाइमेट ऐसा है कि वहां पे ज्यादा लोग नहीं रह सकते, वहां का पॉपुलेशन डेंसिटी कम हो जाती है, इसलिए एक कंट्रोल करता है। फिर सॉइल भी पॉपुलेशन को कंट्रोल करती है। जहां की सॉइल ज्यादा फर्टाइल होगी वहां पे ज्यादा लोग रहेंगे, जहां की सॉइल कम फर्टाइल होगी वहां पे कम लोग रहेंगे, क्योंकि भोजन तो चाहिए ना। तो सॉइल की फर्टिलिटी के ऊपर भी निर्भर करता है। इसका तात्पर्य सॉइल भी पॉपुलेशन डेंसिटी को क्या करती है? रेगुलेट करती है। फिर है टोपोग्राफी, भौगोलिक स्थिति। तो यहां पर जो टोपोग्राफी होती है यह भी पॉपुलेशन को रेगुलेट करती है। जहां की टोपोग्राफी स्मूथ है, प्लेन है, वहां पे ज्यादा लोग रहेंगे। जहां का टोपोग्राफी काफी ज्यादा डाइवर्स है वहां पे कम लोग रहेंगे। सपोज दैट कोई माउंटेन रीजन है, कोई हिली क्षेत्र है, वहां पे कम लोग रहते हैं, मैदानी क्षेत्र में ज्यादा लोग रहते हैं। फिर जल, वाटर भी पॉपुलेशन को रेगुलेट करता है। जहां पर पेयजल होगा वहां पे ज्यादा लोग रहेंगे, जहां पर पेयजल नहीं रहेगा वहां पे लोग नहीं रहेंगे, क्योंकि यह जो फंडामेंटल एक प्रकार से कह सकते हैं हमारी आवश्यकता है, ये चाहिए ही चाहिए, एसेंशियल कमोडिटी है। तो यदि एसेंशियल कमोडिटी है तो यह भी रेगुलेट करती है पॉपुलेशन को। इसलिए यहाँ पर चारों जो लिखे गए हैं यहाँ पर ऑप्शन ए सब करेक्ट है। यहाँ पर जो आंसर सही हो जाएगा ये हो जाएगा 1, 2, 3 and 4। सो डी विकल्प इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011 the only Indian state having a negative decadal population growth rate between 2001 to 2011।
वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार 2001 से 2011 के बीच ऋणात्मक दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर वाला एकमात्र भारतीय राज्य है। ऑप्शन क्या है यहाँ पर? ऋणात्मक की बात कर रहा है। कैसा? ऋणात्मक, नेगेटिव ग्रोथ रेट की बात कर रहा है। तो हमने इससे प्रीवियस एपिसोड जो डिस्कस किया था उसमें हमने यह आपके सामने आइडेंटिफाई किया था कि जो नागालैंड है, नागालैंड एक ऐसा स्टेट है जो प्रीवियस डेकेड में, मीनिंग 2091 टू 2001, ये जो डेकेड था, इस डेकेड में ये नागालैंड सबसे ज्यादा ग्रोथ रेट दर्ज किया था पॉपुलेशन ग्रोथ में। लेकिन जो करंट डेकेड हमारा है, जो यहाँ पर पॉपुलेशन सेंसस है 2001 टू 2011, यहाँ पर यह नेगेटिव ग्रोथ दिया है, नेगेटिव किया है। यहाँ पर करेक्ट आंसर जो होगा ना, यहाँ पर लिखा ऑप्शन क्या पहला? नागालैंड, गोवा, सिक्किम और उत्तराखंड। तो करेक्ट आंसर इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ बर्थ रेट ऑफ कंट्री इज मोर देन द डेथ रेट देन द पॉपुलेशन विल। मीनिंग क्या इसका? यदि किसी देश की जन्मदर मृत्यु दर से, जन्मदर मृत्यु दर से अधिक हो तो जनसंख्या में क्या होगा? आप सोचिए, पैदा ज्यादा लोग हो रहे हैं, मर कम लोग रहे हैं, इसका रीजन क्या होगा? आपको अगर कंपेरेटिव देखें तो यहां पर पॉपुलेशन धीरे धीरे क्या करेगी? इंक्रीज करेगी। क्या करेगी? इंक्रीज करेगी। सो ऑप्शन डिक्रीज बाई 50%, 50% की गिरावट आएगी। क्या ये सही है? गलत है। फिर लिख रहा है डिक्रीज ग्रेजुअली, धीरे धीरे गिरावट आएगी। ये भी गलत है, गिरावट थोड़े ना आएगी, बढ़ेगा। फिर लिख रहा है इंक्रीज, वृद्धि होगी। सही बात है, क्या होगी? वृद्धि होगी। तो यहां पर सी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट ऑप्शन है रिमेन कांस्टेंट, ये भी नहीं है, रिमेन कांस्टेंट भी नहीं होगा। तो यहां पर करेक्ट आंसर है सी, क्या इंक्रीज करेगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन इज एज पर सेंसस 2011 which among the following is the most spoken language of India। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी भाषा भारत की सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषा है? ऑप्शन क्या यहां पर है? फर्स्ट ऑप्शन इज मराठी, सेकंड ऑप्शन इज तेलुगु, थर्ड हिंदी, फोर्थ इंग्लिश। यहां पर करेक्ट क्या है? यहां पर अगर आप देखें सर्वाधिक स्पीकिंग जो लैंग्वेज है ये कौन सी है? ये है हिंदी। क्या है? हिंदी। सेकंड अगर मोस्ट स्पीकिंग अगर हम लैंग्वेज देखें ऑल ओवर इंडिया, यह क्या मिलती है? ये मिलती है बांग्ला, अर्थात बंगाली। क्या मिलती है? बंगाली सेकंड लार्जेस्ट स्पीकिंग लैंग्वेज है ऑफ इंडिया। लेकिन फर्स्ट कौन है? वो है हिंदी। सबसे ज्यादा लोग भारत में हिंदी भाषी हैं। कैसे हैं? हिंदी भाषी हैं। तो यहां पर सी ऑप्शन इज करेक्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है द फर्स्ट अर्बन सेटलमेंट टू रीच अ पॉपुलेशन ऑफ 1 मिलियन वाज। 10 लाख की आबादी तक पहुंचने वाली प्रथम नगरीय बस्ती है। ये ऑल ओवर वर्ल्ड की बात कर रहा है। तो पूरे विश्व की सबसे पहला कौन सा नगर था जो 10 लाख के पॉपुलेशन को रीच किया था? ऑप्शन क्या यहां पर है? फर्स्ट ऑप्शन है न्यूयॉर्क, सेकंड ऑप्शन है लंदन, थर्ड ऑप्शन है बर्लिन, फोर्थ ऑप्शन है यहां पर टोक्यो। ऑप्शन करेक्ट क्या हो जाएगा यहां पर? लंदन। लंदन सबसे पहला डेवलप सिटी था, अर्थात कह सकते हैं जो औद्योगिक क्रांति है वह यूरोप में ही शुरू हुई थी और विशेष तौर पर जो लंदन वाला क्षेत्र वहां पर हुई थी। इसलिए यहाँ की जो पॉपुलेशन है सबसे पहले 10 लाख को रीच की। इसलिए करेक्ट आंसर यहां पर होगा लंदन, जो यूके का पार्ट है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स कैन अफेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन। निम्नलिखित में से कौन सा कारक जनसंख्या के वितरण को प्रभावित कर सकता है? ऑप्शन क्या यहां पर लिखा है? फर्स्ट ऑप्शन है ज्योग्राफिकल फैक्टर, भौगोलिक कारक। क्या भौगोलिक कारक पॉपुलेशन को रेगुलेट करती है या नहीं? रेगुलेट करती है। भौगोलिक कारक का तात्पर्य होता है कि वहाँ की मृदा कैसी है, वहाँ का वेजिटेशन कैसा है, वहाँ का क्लाइमेट कैसा है, वहाँ का इन्वायरमेंट कैसा है। ये सब जो फैक्टर होते हैं ये सब ज्योग्राफिकल कंडीशन कैसे होते हैं? ज्योग्राफिकल कंडीशन होते हैं। तो इसमें कोई डाउट नहीं है कि ज्योग्राफिकल कंडीशन किसी भी एरिया के पॉपुलेशन को रेगुलेट करते हैं। सही है, इसमें कोई डाउट नहीं है। फिर लिख रहा है सामाजिक फैक्टर। सामाजिक फैक्टर भी जनसंख्या को वितरण को रेगुलेट करते हैं।
क्योंकि यदि कहीं का समाज काफी ज्यादा उग्र है तो वहां पे लोग कम रहना चाहते हैं, और कहीं का समाज काफी ज्यादा काल्म है, कोऑपरेटिव है, तो वहां पे ज्यादा लोग रहते हैं। तो यहाँ पर जो सोशल फैक्टर है यह भी पॉपुलेशन को रेगुलेट करता है, ये भी रेगुलेट करता है। जो यहाँ पर कल्चरल फैक्टर है ये भी रेगुलेट करते हैं। जहाँ पर समय समय पर तरह तरह के फेस्टिवल ऑर्गेनाइज होते हैं वह समाज काफी ज्यादा प्रॉस्पर होता है, वहां पे ज्यादा लोग जाना चाहते हैं। और जिस समाज में किसी प्रकार का कोई फेस्टिवल आयोजित ही नहीं होता है, एकदम एक ही जैसा पूरा जीवन बिताना है, तो फिर वहां पे लोग कम रहना चाहते हैं। इसका तात्पर्य कि कल्चरल जो फैक्टर है यह भी रेगुलेट करता है पॉपुलेशन। फिर है इकोनॉमिक फैक्टर। तो इकोनॉमिक फैक्टर तो कह सकते हैं सेंट्रल पॉइंट है पॉपुलेशन का, क्योंकि जहां पर इकोनॉमिक कह सकते हैं फैक्टर होता है वहां पर लोग ज्यादा रहते हैं। और जहां पे कोई आमदनी का सोर्स ही नहीं है, किसी प्रकार का आपको कोई इनकम ही नहीं हो रहा है, तो फिर आप वहां पे रहना भी नहीं चाहेंगे। सब कुछ तो ठीक है लेकिन पैसे भी तो होने चाहिए, और पैसे कहां से आते हैं? इकोनॉमिक फैक्टर से आते हैं। इसलिए ये भी रेगुलेट करता है किसी भी स्थान के पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन को। यहाँ पर सब के सब करेक्ट हैं, इसलिए आंसर यहाँ पर हो जाएगा 1, 2, 3 and 4, यानी ए ऑप्शन इज करेक्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज अकॉर्डिंग टू द सेंसस, अकॉर्डिंग टू द 2011 सेंसस द सेक्स रेशियो ऑफ इंडिया पॉपुलेशन इज। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या का लिंगानुपात है, कितना है लिंगानुपात? क्वेश्चन है। ऑप्शन क्या लिखा है? 867, सेकंड ऑप्शन लिखा गया है 984, थर्ड ऑप्शन लिखा गया है 943, फोर्थ ऑप्शन लिखा गया है 966। यहां पर करेक्ट आंसर है 944 आउट ऑफ 1000 मेल। 1000 पुरुष पर भारत में जो महिला है ये कितनी है, फीमेल कितनी है? तो 943। अगर यहीं पर बाल लिंगानुपात की हम बात करें तो बाल लिंगानुपात है 919 आउट ऑफ 1000 मेल पॉपुलेशन। 1000 मेल पॉपुलेशन पर जो फीमेल 0 से 6 वर्ष आयु वर्ग के बच्चे होते हैं, कहां से 0 से 6, ये आप स्पष्ट रखिएगा, 0 to 6 एज ग्रुप की बात होती है। जो बाल लिंगानुपात होता है चाइल्ड सेक्स रेशियो, चाइल्ड सेक्स रेशियो में 0 to 6 एज ग्रुप के बच्चों को कैलकुलेट किया जाता है। इनका रेशियो है कितना? 919 1000 मेल बच्चे पर, और यहां पर कितना है? 943 फीमेल हैं 1000 मेल पॉपुलेशन पर। इसका आंसर हो गया सी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेटलमेंट्स इन विच हाउसेस आर बिल्ड क्लोज टू ईच अदर आर कॉल्ड। ऐसी बस्तियां जिनमें घर पास पास बने होते हैं कहलाते हैं। काफी ज्यादा डेंस पॉपुलेशन होती है, जो मैदानी क्षेत्र होते हैं, जो प्लेन एरिया होते हैं, जहां पर सॉइल काफी फर्टाइल होती है, और यहाँ पर इकोनॉमिक जो कह सकते हैं गतिविधियां हैं काफ़ी अच्छी होती हैं, तो वहाँ पे लोग बहुत ज़्यादा रहते हैं। तो जो मकान होते हैं काफ़ी पास पास होते हैं, सेटलमेंट काफ़ी पास पास होते हैं। इसको हम क्या कहते हैं? फर्स्ट ऑप्शन लिखा गया यहाँ पर स्कैटर्ड सेटलमेंट, संकीर्ण बस्तियाँ। सेकंड ऑप्शन लिखा गया है कॉम्पैक्ट सेटलमेंट, सघन बस्तियाँ। थर्ड ऑप्शन लिखा गया है लाइन सेटलमेंट, कतार बस्तियाँ। फोर्थ ऑप्शन लिखा गया है ग्रिड सेटलमेंट, झरझर बस्तियाँ। तो ये झरझर बस्तियां जो होती हैं, ग्रिड सेटलमेंट, यह विशेष तौर पर किसी स्ट्रक्चर के समीप बनता है। जैसे मान लेते हैं कोई तालाब है, तालाब के चारों तरफ बस्ती बन गई तो वह एक चंद्राकार शेप बन जाता है। इसी प्रकार कोई कुआं है, कुआं को केंद्र बिंदु मान करके कोई अगर गांव बसता है तो वह एक अलग शेप बनाता है। कोई ट्रायंगुलर शेप में भी आपकी बस्ती बन सकती है, कोई रेक्टेंगुलर शेप में बनती है, तो कई प्रकार की बस्तियां बन सकती है। उसको हम क्या कहते हैं? उसको कहते हैं हम लोग ग्रिड सेटलमेंट। क्या कहते हैं? ग्रिड सेटलमेंट। इसी प्रकार जो कतार वाली होती हैं, यह बेसिकली किसी रोड के चारों तरफ होती है। कोई रोड है, कोई नदी है, उसके अगर ज्यादातर रोड ही होता है, रोड के देखते हैं किनारे आपको सेटलमेंट मिलते हैं, तो वो कैसी होती है? लाइन होती है। कैसी होती है? लाइन सेटलमेंट होता है। सघन बस्ती कहां पाई जाती है? जहां पर बहुत सारे लोग एक ही साथ रहते हैं, इसको कहते हैं कॉम्पैक्ट सेटलमेंट। और यही जो है आंसर होगा आपके क्वेश्चन का। जो स्कैटर्ड होता है, स्कैटर्ड जो सेटलमेंट होते हैं, यह विशेष तौर पर्वतीय क्षेत्रों में होते हैं। जो हमारे हिली रीजन होते हैं,
हिली रीजन में सामान्यतया जो बस्तियां होती हैं एक ऐसी होती है स्कैटर्ड होती हैं, और जो हमारे टुंड्रा प्रदेश होते हैं वहां पर भी स्कैटर्ड होते हैं। जहां पर इकोनॉमिकल जो एक्टिविटीज है बहुत कम होती हैं वहां पर सामान्यतया स्कैटर्ड होते हैं। जैसे आपका रेतीला जो क्षेत्र है, मरुस्थलीय क्षेत्र है, वहां पर भी बस्तियां कैसी होंगी, स्कैटर्ड होंगी, काफी दूर दूर होंगी, काफी दूर दूर होंगी। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर है बी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑफिशियली द फर्स्ट रिकॉर्डेड डाटा ऑन ट्रांसजेंडर इन इंडिया वाज कलेक्टेड इन विच सेंसस। आधिकारिक तौर पर भारत में परलैंगिक व्यक्तियों अर्थात ट्रांसजेंडर पर पहली बार दर्ज किए गए आंकड़े किस जनगणना में एकत्र किए गए हैं। ये जो आंकड़ा एकत्रित किया गया है यह किस जनगणना में किया गया फर्स्ट टाइम। ऑप्शन क्या यहां पर है, 2011, 2001, 1991, 1981। तो करेक्ट आंसर इज 2011। कब? 2011। नेक्स्ट क्वेश्चन इज according to census 2011 what is the population nearest value of tribal in India। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में आदिवासियों की जनसंख्या निकटतम मान कितनी है। ऑप्शन यहां पर है 16.45 करोड़, सेकंड ऑप्शन है 14.45 करोड़, थर्ड ऑप्शन है 10.42 करोड़ और फोर्थ ऑप्शन है 12.45 करोड़। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, ये तो बातें बाद की हैं। पहले ये समझते हैं कि जो टोटल पॉपुलेशन इंडिया की है अगर ये 100% है और ये इज इक्वल टू है 121 करोड़। कितना है? 121 करोड़। तो जो यहाँ पर बात कर रहा है कि जो ट्राइबल कम्युनिटी है, कौन सी बात कर रहा है यहाँ पर? ट्राइबल कम्युनिटी है, इसका पॉपुलेशन कितना है? 8.6%। कितना है? 8.6%। तो अगर 8.6%, अगर 10% मानते तो 10% 12 करोड़ होता, 12 करोड़ से ऊपर नहीं होगा, तो 12 करोड़ से कम होगा क्योंकि 8.6% बात कर रहा है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 10.42 करोड़। कितना हो जाएगा? 10.42 करोड़ इज करेक्ट आंसर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन एज पर सेंसस 2011 which among the following state has the highest sex ratio। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्न में से किस राज्य का लिंगानुपात सबसे अधिक है। ऑप्शन क्या यहाँ पर है? फर्स्ट ऑप्शन है मध्य प्रदेश, सेकंड ऑप्शन है महाराष्ट्र, थर्ड ऑप्शन यहां पर लिखा गया है मेघालय और फोर्थ ऑप्शन यहां पर लिखा गया है उत्तर प्रदेश। क्या बात कर रहा है? लिंगानुपात। किसकी बात कर रहा है? लिंगानुपात। अब लिंगानुपात के आधार पर आपको बताना है कि कौन सा यहां पर आंसर। अगर हम देखें तो सर्वाधिक लिंगानुपात किसका है? मेघालय का। इस पर्टिकुलर केस में लिंगानुपात मैक्सिमम किसका है? यहां पर है मेघालय का। वैसे अगर हम देखें तो हमको क्या मिला था? केरला मिला था। क्या मिला था? केरला और पुडुचेरी, इन सब का लिंगानुपात मैक्सिमम है। लेकिन इस पर्टिकुलर केस में कौन है? मेघालय है। मेघालय ज्यादा है, जितने हमारे कह सकते हैं नॉर्थ ईस्ट वाले रीजन है यहाँ पे ज्यादा है, मेघालय है। फिर यहाँ पर मिजोरम है, मणिपुर है, त्रिपुरा है। इन सब का पॉपुलेशन मतलब जो सेक्स रेशियो है ये क्या है? थोड़ा ज्यादा है। क्या है? ज्यादा है सेक्स रेशियो शेष अन्य जो यहाँ पर स्टेट हैं उनके कंपैरिजन में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर लिखा गया है एज पर द सेंसस ऑफ 2011 व्हाट इज द एनुअल ग्रोथ रेट इन द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया फ्रॉम 2001 टू 2011। 2011 की जनगणना के अनुसार 2001 से 2011 तक भारत की जनसंख्या का वार्षिक वृद्धि दर क्या है। ऑप्शन क्या यहां पर है? फर्स्ट ऑप्शन है 1.97%, सेकंड ऑप्शन है 1.64%, थर्ड ऑप्शन है 2.16%, फोर्थ ऑप्शन है 2.22%। यहां पर जो करेक्ट आंसर होगा ये हो जाएगा 1.64%। इसका मीनिंग क्या है? इसका तात्पर्य है कि 2001 से जब 2002 में आप गए तो यहां पर जो ग्रोथ हुआ ये हुआ 1.64% ऐसे। लेकिन जब आप कंप्लीट निकालते हैं 2001 से 2011 का, तो यहां पर जो डेकेड ग्रोथ है ये कितना आपको मिलता है? ये मिलता है 17.7%। तो यहां पर इसी का जस्ट 10 टाइम नहीं है,
यहाँ पर कुछ आपको इंक्रीज मिल गया। 1.64 का अगर 10 टाइम्स करते तो 16.4 होता, जबकि जो हमारा दशकीय वृद्धि दर है कितना है 17.7%। डिफरेंस क्यों आया? क्योंकि जो पॉपुलेशन ग्रोथ होती है यह कंपाउंड इंटरेस्ट के टाइप से होती है। जैसे कंपाउंड इंटरेस्ट होता है उसी फॉर्मेट में जनसंख्या भी ग्रोथ करती है। तो जनसंख्या अगर एक साल में कुछ बढ़ी तो अगली साल जो बढ़ी हुई है वो भी बढ़ेगी, ठीक है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में बढ़ती है। तो इसलिए यहाँ पे परसेंटेज में अंतर आता है। जो डेकेट वाला होता है यह 17.7 हो जाता है, जबकि एनुअल आप निकालेंगे तो 1.64% होता है। तो करेक्ट आंसर इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है which of the following statement is correct regarding the 2011 population census? 2011 की जनगणना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन क्या यहां पर लिखा गया है? फर्स्ट ऑप्शन है द लिटरेसी रेट इन द कंट्री एज पर द सेंसस ऑफ 2011 इज 78%। क्या यह करेक्ट है? क्या गलत है? 78% नहीं है पॉपुलर, यहां पर लिटरेसी रेट कितना है? 73% है। तो सेकंड, सेक्स रेशियो इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मेल पर 1000 फीमेल। यहां पर मेल को फीमेल के कंपैरिजन में नहीं लिखा जाता है, बल्कि फीमेल को लिखा जाता है मेल के कंपैरिजन में। ये भी गलत है, ये नहीं है। फिर लिख रहा है क्या? थर्ड लिख रहा है केरला हैज अ सेक्स रेशियो ऑफ 1046। क्या ये सही है? क्या गलत है? यहां पर 1037 है फीमेल ऑन 1000 मेल, ये रॉन्ग हो गया। फिर लिख रहा है फोर्थ ऑप्शन एज पर्सन एज्ड 7 ईयर एंड अबव हु कैन रीड एंड राइट विथ अंडरस्टैंडिंग इन एनी लैंग्वेज इज ट्रीटेड एज लिटरेट। 7 वर्ष और उससे अधिक आयु का व्यक्ति जो किसी भी भाषा में को समझकर लिख या पढ़ सकता है उसे साक्षर कहते हैं। ये करेक्ट है। ये सेंटेंस क्या है? करेक्ट है, और करेक्ट है तो इसलिए यही हमारा आंसर होगा। लिटरेसी रेट का जो कैलकुलेशन होता है यह 7 ईयर या 7 ईयर से अधिक के लोगों का कैलकुलेशन होता है, जबकि जो चाइल्ड सेक्स रेशियो होता है वह 0 to 6 ईयर का होता है। किसका होता है? 0 to 6 ईयर का होता है। तो करेक्ट आंसर इज अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन डी इज करेक्ट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज which of the following states has the highest fertility rate in India according to the census 2011? वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार निम्न में से किस राज्य की प्रजनन दर भारत में सर्वाधिक है? प्रजनन की बात कर रहा है, किसकी? यहां पर कह रहा है बर्थ रेट। किसकी? बर्थ रेट मैक्सिमम है। हम लोग बर्थ रेट के टर्म में क्वेश्चन पहले ही देख चुके हैं, कई क्वेश्चन देखे हैं। जहां पर हम बात किसकी कर रहे थे तो वहां पर था मेघालय था। कौन था? मेघालय था, अरुणाचल प्रदेश था, बिहार था, जिसका अगर हम देखें तो फर्टिलिटी रेट ज्यादा थी। ऑप्शन क्या यहाँ पर? केरला है, पंजाब है, महाराष्ट्र है और बिहार है। तो ऑप्शन क्या करेक्ट हो जाएगा? बिहार हो जाएगा। बिहार का जो फर्टिलिटी रेट है यह मैक्सिमम है इन दिस ऑप्शन, जबकि वैसे अगर ओवरऑल देखें तो ज्यादा किसका है? मेघालय का है, अरुणाचल प्रदेश है, उसके पश्चात आपको कौन मिलता है? बिहार मिलता है। करेक्ट आंसर इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डेकेडल ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन बिटवीन 2001 to 2011 इज 2001-2011 के बीच जनसंख्या की दशकीय वृद्धि दर है कितनी है? ऑप्शन है 18.7%, सेकंड ऑप्शन है 15.7%, थर्ड ऑप्शन है 17.7%, फोर्थ ऑप्शन है 16.7%। तो करेक्ट आंसर इज 17.7%, जबकि एनुअल जो ग्रोथ रेट है ये कितना है? 1.64%। एनुअल पॉपुलेशन ग्रोथ रेट कितनी है? 1.64%, जबकि डेकेडल कितनी है? तो 17.7% ग्रोथ रेट है इंडिया की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन इंडिया सेंसस इज हेल्ड रेगुलरली एवरी ईयर। भारत में नियमित रूप से प्रत्येक वर्ष जनगणना होती है। यहां पर ड्यूरेशन पूछ रहा है, हाउ मेनी टाइम द सेंसस विल कंडक्टेड इन इंडिया। ऑप्शन क्या यहां पर है? 8th, 10th, 12th एंड 5th। यहां पर है प्रत्येक 10 वर्ष पर, प्रत्येक 10 वर्षों पर। इसी आधार पे हम लोग
1881 से कैलकुलेट किए हैं 2011 तक। 15th कह सकते हैं अभी तक इंडिया में सेंसस कंडक्ट हो चुके हैं, आज़ादी के बाद 7, और उस तरह से ओवरऑल कितने हैं तो 15 है। तो प्रत्येक 10 वर्षों पर, कितने पर, प्रत्येक 10 वर्षों पर सेंसस का कैलकुलेशन किया जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, द एनुअल ग्रोथ रेट परसेंटेज पॉपुलेशन इन इंडिया ग्रेजुअली स्टार्टेड डिक्लाइन इन द ईयर। मीनिंग क्या है इसका, भारत में वार्षिक जनसंख्या वृद्धि दर प्रतिशत धीरे धीरे वर्ष में घटने लगी। किस वर्ष में घटने लगी, ये आपसे क्वेश्चन पूछा। ऑप्शन क्या यहां पर है, 1991, 1981, 1971, 1951। तो जो आपका ईयर था 1961 से 1971, यह मैक्सिमम ग्रोथ का पीरियड रहा है, इंडिया का मैक्सिमम ग्रोथ का पीरियड रहा है। लेकिन यहां पर 81 से, अर्थात 71 से लेकर के 81 का जो टाइम फ्रेम था, यहां पर पॉपुलेशन में डिक्लाइन फाल देखा गया। इसका तात्पर्य 81 से लेकर के आज तक पॉपुलेशन लगातार डिक्रीज ही कर रही है, अर्थात जो हमारा दशकीय वृद्धि दर है उसमें गिरावट देखने को मिलती है। तो यहां पर आंसर करेक्ट हो जाएगा 1981। क्या हो जाएगा, 1981। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। ऑप्शन क्या यहां पर, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ऑप्शन यहां पर लिखा गया है द बिगेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया इन टर्म ऑफ एरिया इज उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश क्षेत्रफल के आधार पर भारत का सबसे बड़ा राज्य है। क्या यह सही है, नहीं, ये गलत है। सही क्या है, एरिया के आधार पर भारत का सबसे बड़ा जो राज्य है वो कौन मिलता है, तो राजस्थान मिलता है। सेकंड नंबर पर कौन मिलता है, मध्य प्रदेश मिलता है। थर्ड पर कौन है, महाराष्ट्र है। फोर्थ पर कौन मिलता है, उत्तर प्रदेश है। राजस्थान सबसे एक पर है, एमपी है, इसके पश्चात महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र के पश्चात कौन आता है, यूपी। ये हमारा एरिया के आधार पर स्टेट का रेंज है या रैंक है। ये तो गलत हो गया। फिर लिख रहा है सेकंड, राजस्थान इज द स्टेट ऑफ इंडिया which have highest population among all the other state of India। क्या यह करेक्ट है, राजस्थान भारत का वह राज्य है जिसकी जनसंख्या भारत के अन्य सभी राज्यों में सबसे अधिक है। गलत है। अगर सर्वाधिक जनसंख्या के आधार पर हम देखें, उत्तर प्रदेश की पॉपुलेशन सबसे अधिक है, इसलिए यहां पर ना तो पहला सही है ना दूसरा सही है। सो करेक्ट आंसर इज नाइदर 1 नॉर 2। तो बी ऑप्शन इज करेक्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज which of the following states has the maximum literacy rate according to census 2011। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्न में से किस राज्य की साक्षरता दर सर्वाधिक है। यहां पर ऑप्शन क्या है, मिजोरम, सेकंड ऑप्शन है अरुणाचल प्रदेश, थर्ड ऑप्शन है राजस्थान, फोर्थ ऑप्शन है बिहार। लिटरेसी रेट की बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है, लिटरेसी रेट की। तो लिटरेसी रेट केरला की से सबसे ज्यादा मिलती है। उसके पश्चात अगर भारत के किसी भी क्षेत्र में लिटरेसी रेट मैक्सिमम है तो वह एरिया है नॉर्थ ईस्ट रीजन, पूर्वोत्तर का जो क्षेत्र है हमारा, जहां पर 7 सिस्टर हैं, इनका लिटरेसी रेट बहुत ज्यादा है। क्योंकि जब भारत कॉलोनी था ब्रिटिश का, तो ब्रिटिश के बहुत सारे मिशनरी पूर्वोत्तर भारत में गए और वहां पर तरह तरह के शिक्षा के कार्यक्रम भी आयोजित किए। इसलिए जो लिटरेसी रेट है यह पूर्वोत्तर के भारत की काफी अच्छी है। ऑप्शन यहां पर है मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, राजस्थान और बिहार। यहां पर बताना है मैक्सिमम जो लिटरेसी रेट है निम्नलिखित में से किसका सबसे ज्यादा है। यहां पर कौन हो जाएगा, मिजोरम हो जाएगा। कौन हो जाएगा, मिजोरम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर है which state in India received the largest number of immigrant as per the 2001 census। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य में सबसे अधिक संख्या में अप्रवासी आए हैं। ऑप्शन क्या यहां पर है, पहला ऑप्शन है गुजरात, सेकंड ऑप्शन है महाराष्ट्र, थर्ड ऑप्शन है पश्चिम बंगाल, फोर्थ ऑप्शन है उत्तर प्रदेश। तो यहां पर जो करेक्ट आंसर होगा ये हो जाएगा महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा अप्रवासी लोग आए हैं। अप्रवासी का तात्पर्य होता है ये वहां के अस्थायी नागरिक नहीं है, ठीक, परमानेंट वहां के नागरिक नहीं है, बल्कि यह अदर स्थान से, किसी अन्य स्टेट से, किसी अन्य क्षेत्र से वहां पर गए हैं, किसी ना किसी प्रकार के
रोजगार की तलाश में, उनको कोई न कोई नौकरी चाहिए, ठीक, जॉब की तलाश में गए हैं, इसलिए महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा अप्रवासी लोग गए हैं अकॉर्डिंग टू 2001 सेंसस। तो यहां पर करेक्ट आंसर इज बी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज एज पर द 75th द एनएसएस रिपोर्ट हैज द लोवेस्ट नंबर ऑफ लिटरेसी फीमेल इन द स्टेट with the female literacy percentage for the state pegged at 57.6%। मीनिंग क्या इसका? 75वीं एनएसएस रिपोर्ट के अनुसार राज्य, यहां पर बताना है कौन सा राज्य है, 57.6% की महिला साक्षरता दर के साथ सबसे कम साक्षर महिलाओं वाला राज्य है। वैसे अगर देखा जाए कि सबसे कम लिटरेसी रेट किस राज्य की है, तो वो राज्य है बिहार। बिहार की लिटरेसी रेट सबसे कम है। लेकिन अगर फीमेल लिटरेसी रेट की बात करें सबसे कम किसकी है, वो है राजस्थान। क्या है? राजस्थान। यहां पर ऑप्शन क्या क्या लिखा गया है? पहला ऑप्शन है राजस्थान, सेकंड ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, थर्ड ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, फोर्थ ऑप्शन है बिहार। तो करेक्ट आंसर क्या है यहां पर? राजस्थान। और यह इस एपिसोड का लास्ट क्वेश्चन था, जिसको हम लोगों ने अच्छे से पढ़ करके उत्तर दिया है। तो हम लोग अब मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।